कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा। जिन्होंने हमको रुलाया इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 300 MPs के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे इस काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी के नहीं मानते उस कानून को। तुमने कहा कि शाहीन बाग को कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूँ। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। वक्फ के नाम पर सरकार को धमका रहे हैं, शाहीन बाग रिपीट करने का डर दिखा रहे हैं, मस्जिद मदरसे को जरिया बना रहे हैं, वोट की खातिर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। खुले मंच से लेकर जेपीसी की बैठक तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रहा है। इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा, सड़कों पर होगा। देखिए सवाल यह है कि क्या भड़काऊ भाईजान के नाम से फेमस ओवैसी वक्फ बोर्ड को लेकर सड़कों पर आंदोलन खुद करेंगे? क्या शहर दर शहर वो शाहीन बाग खड़ा करेंगे? ओवैसी के इस बूस्टर डोज की वजह बताएंगे। पहले ये समझ जाइए कि आखिर क्यों लंदन रिटर्न बैरिस्टर साहब विद्रोही हो रहे हैं। 24 जनवरी को जेपीसी की बैठक में बवाल हुआ तो एक दिन के लिए सस्पेंड होने वाले सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल था। 27 जनवरी को जेपीसी की अगली बैठक होगी, जिसे टालने के लिए ओवैसी समेत 10 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 29 जनवरी को जेपीसी अध्यक्ष मसौदा रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप सकते हैं, जिसका मतलब है कि बजट सत्र में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे और ओवैसी ये हरगिज भी नहीं चाहते। इसीलिए ओवैसी आपा खो रहे हैं, धमकियों पर उतर आए हैं, वक्फ बोर्ड को जरिया बनाकर CAA जैसे हालात पैदा करने की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए ये जो वक्फ का बिल है ये बहुत ही नाजुक मसला है। जल्दबाजी में अगर सरकार ये चाहती है कि बुलडोज करके जॉइंट वर्किंग कमेटी से इसको पार्लियामेंट को लाया जाए तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो कल्याण बनर्जी जी हों, ए राजा हों, ओवैसी जी हों या सैयद नासिर हों, अब्दुल्ला साहब हों, इन लोगों ने जो कल आखिर ये सांसद हैं, सम्मानित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, इनको लगातार 6 महीने से उस कमेटी में भरपूर बोलने का अवसर मिल रहा। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मीर वाहिद फारूक को हमने बुलाया था, जिस तरह से उस मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामने आकर के झगड़े पे आमादा थे। ओवैसी की सियासत का आधार है मुसलमान। उसमें नमक मिर्च का तड़का नफरती और भड़काऊ भाषणों के जरिए लगाया जाता है। जब भी भाईजान मुसलमानों के बीच होते हैं तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा जरूर उठाते हैं और इस बार भी ओवैसी ने यही किया। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के शाहीन बाग में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर खूब माहौल बनाया। जब ओवैसी की तकरीरों पर तालियां बजी, उन्होंने इसे शक्ति प्रदर्शन मान लिया। इसी जोश के साथ ओवैसी जेपीसी की बैठक में पहुंचे, जहां उनके विरोध का सुर बहुत ऊंचा था। भाईजान ने शाहीन बाग में जुटी भीड़ को जन समर्थन मानकर ऐलान कर दिया कि अगला विद्रोह वक्फ बोर्ड को लेकर होगा। बताओ केजरीवाल के मेले तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है।
और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार, आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। ओवैसी की जुबान पर जो बात मीडिया के कैमरों के सामने खुलकर नहीं आई, वो दिल्ली के मुस्तफाबाद में क्लियर हो गई। ख्वाब मुगलई ये कि सीएए के दौरान जो हुआ वही वक्फ बोर्ड को लेकर होगा, मगर ओवैसी भूल गए कि मोदी सरकार ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। देश में कोई शाहीन बाग फिर से खड़ा ना हो, इस बात पर अच्छा खासा फोकस है। और फिर शाहीन बाग में शक्ति प्रदर्शन का मतलब पूरे देश के मुसलमानों का सपोर्ट नहीं होता। मोदी सरकार जब ट्रिपल तलाक के विरोध को लेकर बिल लेकर आ रही थी, उस दौरान भी ओवैसी समेत तमाम मुस्लिम लीडर्स ने इस बात की धमकी दी थी कि कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा विरोध हवाई हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब धारा 370 और 35 से हटाई गई, उस दौरान भी कोई भी चीज टस से मस नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में एक गोली तक नहीं चली। ऐसे कई मौके आए जब तमाम ये लीडर्स इस बात को कहते रहे कि सरकार के इस निर्णय के गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वही डर वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर असद उद्दीन ओवैसी को सताया जा रहा है। इसीलिए वो कैमरे पर ना डरने की बात करते हैं, लेकिन वक्फ के नाम पर मजहबी राजनीति खत्म होने की चिंता अंदर तक उन्हें खाए जा रही है। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे, हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा। अरे याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। आप जमीन पर हैं, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। वक्फ को लेकर जो शब्द ओवैसी के हैं, वैसी ही तलखी तौकीर रजा की भी थी। कई मौलाना और मुस्लिम नेता भी इसी लकीर पर चलते दिखे। तौकीर रजा ने धमकी दिल्ली को घेरने की दी थी, लेकिन आज वो पर्दे के पीछे हैं। मौलाना अरशद मदनी भी इसी तरह की हसरतें रखते थे, लेकिन नफरती स्पीच के आगे नहीं बढ़ पाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी दिल्ली में प्रोटेस्ट का आह्वान किया, लेकिन उनकी तारीख आज भी नहीं तय हो पाई है। अब असदुद्दीन ओवैसी फ्रंट रनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहने वाला है वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। ये सब बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये वक्फ, ये जो जेपीसी है उसको समय दिया गया है मेरे ख्याल में मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह के तक, पर जबरदस्ती अभी वो रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। कोई उस पर चर्चा नहीं हुई है। देखिए, वाकफ बिल जो आया है वो तो पारित होना ही है, सारा देश चाह रहा है, और ये एक प्रकार ब्रिटिश कानून जैसा गुलामी का निशाना है। लेकिन इसको अटकाने के लिए विरोधी जो पार्टियां बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सीए को पारित अटकाने का प्रयास किया, जीएसटी बिल को भी अटकाने का प्रयास किया, 370 को अटकाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। आज केवल ड्रामा वोट के लिए मुसलमानों को दिखाया जा रहा है तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं। ओवैसी को मुसलमान ही किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये समझना भी जरूरी कि उनका नैरेटिव कितना काम कर रहा है, तभी उनके वक्फ के विद्रोह का स्वरूप समझ में आएगा।
2019 में ओवैसी की पार्टी के 2 सांसद थे, लेकिन अब वो अकेले सांसद रह गए हैं। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में उनके 2 विधायक थे, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर 1 रह गई। 2018 में उनकी पार्टी के तेलंगाना में 7 विधायक थे, जो 2023 में उतने ही रहे, यानी 7 का ही आंकड़ा। बाकी राज्यों में भी ओवैसी की पार्टी का कहीं खाता नहीं खुला। बहुत जगह वो अपने कैंडिडेट की जमानत भी जब्त होने से नहीं बचा पाए। वही ओवैसी दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ने के साथ ही शाहीन बाग पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मुसलमानों का एक धड़ा उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, सबकी कंट्रोलिंग पावर एक नेशनल बॉडी है जिसका नाम है नेशनल वक्फ काउंसिल, और ये भारत सरकार के अधीन है। बाकी जितने भी स्टेट में बोर्ड हैं वो उसकी कंट्रोलिंग पावर है और वो निगरानी रखती है। वक्फ बोर्डों का गठन भी इसी मकसद के लिए किया गया था कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की मदद होगी। अगरचे इसमें बोर्ड के अहलकार नाकाम रहे और मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचा सके। वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं होना चाहिए और वक्फ के ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए कि वक्फ की जमीनें सरकार खुद हड़पना चाह रही है। सनातन बोर्ड बने और जितने मंदिर हैं उनका गवर्नेंस सनातन बोर्ड को मिलना चाहिए। जो भी पैसा मंदिरों में आता है वो सनातन बोर्ड के जरिए मंदिर में भी लगे और गरीबों की भी सहायता हो। हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि देश भर में 994 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर वक्फ का अवैध कब्जा है। हालांकि जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा। यूपी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। यूपी सरकार का दावा है कि सूबे में वक्फ की 78% जमीन सरकारी है। जैसे वाराणसी में 1637 जमीन वक्फ बोर्ड के नाम से है, इनमें से 406 सरकारी जमीन पर हैं। इसी तरह कानपुर में वक्फ की 1670 संपत्तियां हैं। सर्वे के मुताबिक इनमें से 548 सरकारी हैं। मुरादाबाद में वक्फ की 1600 संपत्तियों का डेटा है, इनमें से 200 से ज्यादा सरकारी जमीन पर हैं। बरेली में हुई जांच में सामने आया कि वक्फ की 3385 प्रॉपर्टी में 2000 सरकारी दस्तावेजों में है। यही रियलिटी असदुद्दीन ओवैसी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते। बरेली में हमारे को जो कार्य दिया गया था अल्पसंख्यक विभाग को, वो बेसिकली गजट और दफा 37 में कितनी वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं 1986 में जो गजट हुआ और R37 में, तो वो टोटल फिगर हमारी 3385 हमको संख्या रेवेन्यू विभाग को देनी थी, मतलब कि एसडीएम और तहसीलों को देनी थी। जेपीसी की पहली बैठक से ही ओवैसी बगावती मूड में रहे। उन्होंने सुझावों और प्रस्तावों पर कभी सहमति नहीं जताई। मस्जिद चले जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे, मुसलमानों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, ये सब नैरेटिव ओवैसी ने जोर शोर से गढ़ने की कोशिश की। अब जब इस बिल के संसद में पेश होने की तारीख नजदीक आ रही है तो ओवैसी को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा। इसीलिए ओवैसी ने संभल में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर ऐसा दावा किया, जिसके बाद उन्हें सरेंडर मोड में जाना पड़ा। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। मस्जिद, मुसलमान और मोदी को लेकर हो हल्ला मचाने वाले ओवैसी का सारा फोकस इस वक्त वक्फ पर टिका है। मुद्दा कोई भी हो, वो वक्फ का जिक्र किए बिना रह नहीं पाते। दुहाई मजहब की देते हैं, उदाहरण राम मंदिर और ज्ञानवापी का बताते हैं, और इसके लिए वो कई बार कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाने से परहेज नहीं करते। है कि 30 से ज्यादा मीटिंगों के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो ओवैसी को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसीलिए ओवैसी बजट सत्र के आखिर में पेश होने वाले ड्राफ्ट से पहले आखिरी दांव चलना चाहते हैं। हालांकि सरकार ओवैसी के अल्टीमेटम वाले इरादे भांप चुकी है। वक्फ बोर्ड पर किसी तरह की गलत फहमी मुस्लिम मोहल्लों में ना जाए, इसके लिए कई संगठनों से संपर्क भी साधा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।